नमस्कार। सात रंग न्यूज के विशेष कार्यक्रम देश दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र रंजन। आज हम एक बार फिर उपस्थित हैं आपके सामने हफ्ते भर की 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर। और आज इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे चीन की। चीन में हालांकि यह बात कुछ समय से जारी है, लेकिन इस हफ्ते खासकर पिछले रविवार से सरकार ने जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, उसका असर दुनिया भर पर पड़ा है। 2 मामले तो पहले से थे, जब जैक मा की कंपनी अलीबाबा को IPO इनिशियल पब्लिक इश्यू यानी शेयर मार्केट में शेयर लाने से रोक दिया गया था कुछ महीने पहले। और पिछले महीने जो एक उनकी कंपनी है डीडी, जिसने जब अपने को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराया, वहाँ अपना नाम दर्ज कराया, तो चीन में उसके खिलाफ़ कार्रवाई की गई और उसके ऐप को चीन के जो ऐप स्टोर हैं उन सबसे हटाने का निर्देश दिया गया। उसके बाद उस कंपनी के शेयर के भावों में भारी गिरावट आई थी। तो ये 2 घटनाएं तो पहले हो चुकी थी। लेकिन इस हफ्ते जो खास हुआ वो चीन सरकार का ये ऐलान है कि चीन में अब प्राइवेट ट्यूशन और कोचिंग ये प्रॉफिट के लिए, मुनाफे के लिए नहीं चलाया जा सकेगा। और यह चलाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं उनको चीन सरकार ने कहा कि आप अपने को नॉन प्रॉफिट यानी सेवा भाव से चलने वाली कंपनी के रूप में जो उसकी जो श्रेणी होती है, उसका जो कैटेगरी होता है, उसमें आप दर्ज करवाइए। इसका नतीजा हुआ कि जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, न्यूयॉर्क के शेयर बाज़ार में जो 2 बड़ी कंपनियां वहाँ लिस्टेड थीं, उनके शेयर के भाव में 60 से 65% तक की गिरावट आई। पहले ये बताया गया था कि इन दोनों कंपनियों का जो कुल वैल्यूएशन वहाँ है वो $26 अरब है, जो सप्ताह का मध्य आते आते घटकर सिर्फ $10 अरब रह गया। और बात यहीं तक नहीं रुकी। फिर ये खबर आई कि चीन में जो ऐप जैसे कि हमारे यहाँ जोमेटो है या ओला है, ऐसी जो ऐप चलाने वाली कंपनियां हैं, उनसे कहा गया कि उनके जो सर्विस प्रोवाइडर हैं यानी जो ड्राइवर हैं, या जिन कंपनियों को उन्होंने अपना एम्प्लॉई नहीं मानती हैं ये और उनको लेकिन उनकी सेवा लेती हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी का वो इंतज़ाम करें और एक मिनिमम उनकी जो उनका वेतन है वो तय जो सरकार का है वो कम से कम देना उनके लिए अनिवार्य हो जाएगा। इसके साथ ही पूरी दुनिया में एक तरह से कोहराम मच गया। जो चीनी कंपनियां न्यूयॉर्क में या हांगकांग में लिस्टेड हैं, उनके शेयरों के भाव में भारी गिरावट आई। अब ये गौरतलब है कि उनमें जिन लोगों ने अपना पैसा लगा रखा है उसमें सिर्फ चीनी निवेशक नहीं है, बल्कि ये भी खबर आई कि भारत में म्यूचुअल फंड उससे प्रभावित हुए हैं, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में अपना निवेश करते हैं उसमें वो कंपनियां भी हैं, वो चीनी कंपनियां भी हैं जो इस फैसले से प्रभावित हुई। अब अगर हम दुनिया भर के फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स को देखें तो उसमें इसको लेकर चीन सरकार की कड़ी आलोचना हुई है। यह कहा गया है कि चीन सरकार ने अपने हाई टेक सेक्टर को बिल्कुल तबाही के कगार पे ला दिया है, जिसमें कि टेंसेंट भी है, जिसने म्यूजिक राइट्स खरीद रखे थे इंटरनेशनल लेवल के, उसको भी कहा गया है कि आप ये म्यूजिक राइट्स को ख़त्म कीजिए और ये जो म्यूजिक है ये सबको उपलब्ध होगा, उसके लिए आप जो पैसा लेते हैं वो पैसा आप नहीं ले सकेंगे। तो यह जो कदम है, इसको लेकर एक बहुत ही चर्चा है कि आखिर चीन किस दिशा में जा रहा है। जाहिर है चीन की सरकार ने इसके ज़रिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। उसने ये बताने की कोशिश की है कि चीन की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य प्लेयर है, जो मुख्य भूमिका निभाने वाली शक्ति है, वो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। उसने एक दौर में खुली बाज़ार की नीति अपनाकर कंपनियों को ग्रो करने दिया, लेकिन अब जबकि उसके दुष्परिणाम समाज में सामने आए हैं तो वह उनके ऊपर लगाम लगाने की तरफ गई है। कहा गया है कि डेंग शियाओपिंग ने जब खुले बाज़ार की नीति की पैरोकारी की थी
तब उन्होंने कहा था कि लेट सम पीपल बी रिच फर्स्ट, यानी कुछ लोगों को पहले धनी हो जाने दो। इसलिए क्योंकि समाज में वेल्थ की ज़रूरत है, वेल्थ क्रिएशन की ज़रूरत है। इसके पीछे भी शायद यह सोच तब वही होगी कि जब एक बार ये मकसद पूरा हो जाएगा तो उसके बाद उस वेल्थ का, उस धन का उपयोग व्यापक सामाजिक हित में किया जाएगा। ये सामाजिक हित किस तरह से होता है और कैसे होता है, यह देखने की बात होगी। लेकिन यह बात सब आम तौर पे जानी जाती रही है कि चीन का शिक्षा जो एजुकेशन सेक्टर है वो बहुत बेहद प्राइवेटाइज्ड हो गया था। कोचिंग और ट्यूशन का धंधा काफ़ी चल रहा था, इतना चल रहा था कि ये कंपनियां अरबों डॉलर कमा रही थीं। लेकिन अब उनके ऊपर चाबुक पड़ा है और उनके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश की गई है। अब हम दूसरा जो आज का टॉपिक है हमारा वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता और पहल दोनों में लगातार इजाफा हो रहा है। अब ये बात खुद अमेरिका की सरकार ने भी मान लिया है कि जो चीन के लगभग अफ़गानिस्तान के लगभग आधे हिस्से पर तालिबान का कब्जा हो गया है। तालिबान को एक अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिल रही है, लेकिन अमेरिका ये नहीं चाहता है कि तालिबान वहाँ आए। इसके लिए उसकी कोशिशें जारी हैं। उसने यह भी कहा है कि वो भले वहाँ से अपनी फ़ौज 31 अगस्त तक हटा लेगा, लेकिन वहाँ हवाई हमले जारी करना वह जारी रख सकता है अगर तालिबान ने दूसरी ताकतों को कुचलने की कोशिश की। इस बीच तालिबान ने रूस और ईरान का समर्थन एक तरह से अपने पक्ष में जुटाया है। और इस हफ्ते की जो ख़ास बात रही वो रही कि तालिबान के 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का चीन के शहर तिनजियान जाना, जहां पर उससे बातचीत करने के लिए चीन के विदेश मंत्री वांग यी आए। इस घटनाक्रम को काफ़ी अहमियत दी गई है, इसलिए दी गई है क्योंकि चीन प्रोटोकॉल का बहुत ख्याल रखता है और उसने अपने विदेश मंत्री को तालिबान के दल से मिलने के लिए भेजा। तो इसे यह माना गया है कि वह अफ़गानिस्तान की घटनाओं से लेकर चिंतित भी है और वहाँ जो भी अगली व्यवस्था बनेगी उसमें वह अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका बनाना चाहता है। इस काम में उसके साथ पाकिस्तान है जिसका तालिबान पर असर है। जाहिर है ये माना गया है, टीकाकारों ने कहा है कि ये जो दौरा हुआ जिसमें अबू गनी बारादर के नेतृत्व में तालिबान का दल गया, उसे वहाँ ले जाने में पाकिस्तान की भी भूमिका रही है। तालिबान ने वहाँ चीन से वादा किया कि वो अपने यहाँ से उन जो टेररिस्ट्स जिन्हें यूएन ने कहता है ETIM जो ग्रुप है, उसे अपने यहाँ से चीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं चलाने देगा। बदले में चीन ने कहा कि तालिबान एक शांति और स्थिरता की शक्ति बनेगा अफ़गानिस्तान में, बशर्ते वह वहाँ के सभी समूहों के साथ में एक तालमेल बनाए और तालिबान में एक स्थिर शासन की व्यवस्था बनाने में अपना योगदान दे। तालिबान काफ़ी पहले चीन को अपना दोस्त बता चुका है और वह ये कह चुका है कि चीन क्या जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अफ़गानिस्तान में लाए जाएं और तालिबान उसको सुरक्षा देगा। ये कुल घटनाक्रम जो है यह भारत के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि चीन से भारत के अच्छे संबंध नहीं हैं, पाकिस्तान से भी नहीं हैं और तालिबान के साथ भी ऐतिहासिक रूप से नहीं रहे। ऐसी परिस्थिति में अगर ये ताकतें अफ़गानिस्तान यानी में इन ताकतों की भूमिका बढ़ती है तो उसे किसी भी रूप में भारत के हित में नहीं कहा जा सकता है, जिसके बारे में हम लोग दशकों से सुनते आए हैं कि अफ़गानिस्तान भारत की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये गौरतलब है कि चीन और तालिबान में जो संबंध बना, जो संपर्क हुआ, उसका अमेरिका ने स्वागत किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन इस हफ्ते भारत में थे। भारत में उनकी चर्चा का एक प्रमुख विषय अफ़गानिस्तान था, लेकिन ब्लिंकन ने यह कहा कि अगर चीन अफ़गानिस्तान में स्थिरता लाने में सहायक बनता है तो ये अच्छी बात होगी, यह एक स्वागत योग्य बात होगी।
कुल मिलाकर एक नई तरह की कूटनीति, एक ऐसी कूटनीति अफ़गानिस्तान को लेकर प्रभावी होती दिख रही है जिसमें भारत की ज़्यादा भूमिका नज़र नहीं आती। जाहिर है इन घटनाओं पर आने वाले कम से कम 2 महीनों में बेहद नज़र रहेगी, क्योंकि इस जो अगस्त महीने में अमेरिका और नाटो की सारे फौजी अफ़गानिस्तान से चले जाएंगे और उसके बाद तालिबान के पास काफ़ी मौका होगा अपनी लड़ाई को मुक्त आज़ादी से लड़ने का, जिसमें ज़्यादातर विश्लेषक ये मानते हैं कि वो कुछ महीनों में अफ़गानिस्तान पर पूरा कब्जा जमा सकता है और एक बार फिर से उस दौर की वापसी कर सकता है जिसे ख़त्म करने के लिए 20 साल पहले अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था। आज हमारा तीसरा विषय है ट्यूनीसिया, इसलिए कि ट्यूनीसिया एक प्रयोग था या है, अभी भी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हालांकि वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो अच्छे संकेत नहीं दे रही। 10 साल पहले 2011 में जो अरब स्प्रिंग आया था, जो कई अरब देशों में सत्ता विरोधी प्रदर्शन हुए थे, जिसमें तानाशाहों को चुनौती दी गई थी, और कम से कम 2 देशों में, ट्यूनीसिया और मिस्र में, वहाँ के जो लंबे समय से शासन करते चले आ रहे तानाशाह थे, उन्हें उसकी वजह से हटना पड़ा था। हालांकि वो प्रदर्शन बहरीन में भी हुए थे, यमन में भी हुए थे, सीरिया में भी हुए थे, लेकिन सीरिया और यमन में वो जो घटनाक्रम ऐसा हुआ कि वो गृह युद्ध में तब्दील हो गया, जो आज भी चल रहा है। लेकिन ट्यूनीसिया एक इसलिए मिसाल था क्योंकि वहाँ पर जो सत्ता, जब तानाशाह बेन अली के शासन का अंत हुआ तो वहाँ जो व्यवस्था आई वो लोकतांत्रिक व्यवस्था आई और वो 10 साल तक चली है। लोकतंत्र जिसे हम लोग इस रूप में समझते हैं कि एक निश्चित अवधि पर चुनाव हो, प्रेस को फ्रीडम हो, बहुदलीय व्यवस्था हो, वहाँ पर कोई रोक टोक ना हो आम लोगों की ज़िंदगी में, तो एक ऐसी व्यवस्था ट्यूनीसिया में चल रही थी। मिस्र में तो सिर्फ 2 साल चली और उसके बाद फिर सेना ने वहाँ दखल दिया और एक बार फिर से वहाँ सैनिक तानाशाही लौट आई। हालांकि जो अभी के आज के राष्ट्रपति हैं LCC, वो चुनाव करवाते हैं, लेकिन वैसा ही चुनाव होता है जैसा तानाशाही देशों में होता है। तो इस लिहाज से ट्यूनीसिया को माना गया था कि ट्यूनीसिया एक तो वहीं से अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी, जब एक जो फल बेचने वाला खोमचे वाला आदमी था जिसे पुलिस ने मारा और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली, और वहीं से जो आक्रोश फैला, जो गुस्सा भड़का, वो एक के बाद दूसरे देशों तक पहुंचता चला गया। लेकिन आज अब उसके बाद जब लोकतंत्र आया तो वो 10 साल टिका, लेकिन पिछले इसी हफ्ते ये घटना हुई जब वहाँ के राष्ट्रपति ने निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर दिया। उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो संविधान के मुताबिक जल्द ही एक नई सरकार का गठन करने की तरफ कदम उठाएंगे, लेकिन जिस तरह के हालात वहाँ देखने को मिल रहे हैं उससे बहुत उम्मीद नहीं बनती। एक तो 10 साल में लोकतंत्र वहाँ जरूर चला, लेकिन इस दरमियान आर्थिक संकट बढ़े, भ्रष्टाचार पर काबू नहीं पाया जा सका, नहीं पुलिस की ज्यादतियों के जिसके खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई थी उस पर काबू पाया जा सका, और उसके इसलिए जो सर्वे आते रहे हैं उसमें लोग काफ़ी मायूस वहाँ थे और वो नई व्यवस्था को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थे। कोरोना महामारी आने के बाद संकट और भी बढ़ गया और इसलिए सरकार के खिलाफ लगातार जन प्रदर्शन हो रहे थे। जब वहाँ के राष्ट्रपति ने ये कदम उठाया तो बहुत से लोगों ने सड़कों पे आकर खुशी जाहिर की, जबकि अपेक्षा एक डेमोक्रेसी में होना यह चाहिए कि लोग एक ऐसे कदम जिसे लोकतंत्र के खिलाफ माना गया है उसके विरोध में सड़कों पे आए। तो इस परिस्थिति में जब ये संकेत बहुत साफ हैं तो ट्यूनीसिया के राष्ट्रपति नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे, इसकी संभावना हो सकती है कि ऐसा हो, लेकिन फ़िलहाल संभावना कम दिखती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा शायद इसलिए होता है कि जो ये फॉर्मल डेमोक्रेसी है, औपचारिक लोकतंत्र है, यह
एक राजनीतिक व्यवस्था के बनकर रह जाता है। इससे लोगों की आर्थिक उनका जो जीवन है उसे इससे अछूता छोड़ दिया जाता है। और अगर लोगों की अपनी निजी ज़िंदगी में कोई सकारात्मक बदलाव न हो, उनके जीवन स्तर में सुधार न हो, तो एक समय आता है ऐसा कि जब जो लोग लोकतंत्र को पहले चाहते थे वही उसके खिलाफ हो जाते हैं। बहुत से ये राजनीतिक विज्ञानियों ने, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने कहा है कि डेमोक्रेसी तभी चलता है जब समाज का एक बहुत बड़ा तबका उसमें अपना स्टेक समझे, अपना दांव समझे, उसे लगे कि इसमें उसका फ़ायदा है, उसकी भलाई है। अगर ऐसा लोग नहीं समझते हैं तो कोई ना कोई तानाशाह आकर व्यवस्था को ख़त्म कर देता है और एक जो उम्मीद भरी कहानी शुरू हुई होती है उसका दुखद अंत हो जाता है। अब अंत में एक बार फिर ओलंपिक खेलों को शुरू हुए 1 हफ्ता हो चुका है, 1 हफ्ता और बाकी है, यानी हम लोग ठीक उसके मध्य में मौजूद हैं। जो आशंकाएं थी वो लगभग सच हो रही हैं। ये कहा गया था कि ओलंपिक खेल जो हैं वो जापान में कोरोना महामारी के सुपर स्प्रेडर साबित हो सकते हैं, वो हो रहे हैं। टोक्यो में अब रोज़ाना उतने केस मामले आ रहे हैं संक्रमण के जितनी मार्च 2020 में जब ये महामारी आई तब से कभी नहीं आए थे। पूरे जापान में भी एक नई लहर आई है जिसमें हज़ारों, कम से कम 10,000 या उससे ज़्यादा केस, अब ये जापान के लिए काफ़ी बड़ी संख्या है, रोज़ाना के स्तर पर आने लगे। तो एक तरफ ये आयोजन जो इससे अंदेशा था कि ये इन्फेक्शन का सुपर स्प्रेडर होगा वो हो रहा है। दूसरी बात, ये सवाल उठाया गया था कि इस माहौल में आखिर खेल कब क्यों होने चाहिए जब खिलाड़ी आत्मविश्वास से भरपूर नहीं होंगे और दर्शक वहाँ मौजूद नहीं होंगे, एक उत्साह और उमंग का माहौल नहीं होगा। अब ऐसी तमाम रिपोर्टें आ रही हैं कि जो खिलाड़ी, जो एथलीट टोक्यो पहुँचे हैं वो गहरे मनोवैज्ञानिक दबाव में हैं। एक खिलाड़ी जो बहुत मशहूर खिलाड़ी हैं और जिनसे कई गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद थी, सिमोनी बाइल्स जो अमेरिका की जिम्नास्ट हैं, उन्होंने तो बाकायदा खेल से हटने का ऐलान कर दिया। और जो तमाम खिलाड़ियों से बातचीत मीडिया में आ रही है उसमें सभी खिलाड़ियों का यही कहना है कि वो यहाँ टोक्यो में उनके मन में कई तरह का डर है। एक तो संक्रमित होने का डर है, दूसरा जीवन के उस क्षण में जब वो अपना सर्वोच्च प्रदर्शन करने के लिए वहाँ आए हुए हैं, उनके साथ ना उनका कोई दोस्त है, ना रिश्तेदार है, ना घर के लोग हैं और ना स्टेडियम में दर्शक हैं जो उनका हौसला बढ़ाएं। ऐसे माहौल में खेल तो हो रहे हैं, टेलीविज़न पर उसका प्रसारण भी हो रहा है। टेलीविज़न जो प्रसारक कंपनी है उसे विज्ञापन भी मिल रहे हैं, लेकिन ये ओलंपिक भावना के अनुरूप खेल हो रहे हैं ये कहना अब बिल्कुल ही अब ये नहीं कहा जा सकता है। और ऐसे में जो पदक जीते जा रहे हैं या जो खिलाड़ी नहीं आ पाए, जो खिलाड़ी कोविड से संक्रमित हो गए या सिमोनी बाइल्स जैसी खिलाड़ी जिन्हें अलग होना पड़ा, उनके साथ जो अन्याय हुआ है, आखिर इसकी भरपाई क्या हो। बहरहाल खेल हो रहे हैं। एक बार फिर मुकाबला जो पुराने प्रतिद्वंदी हैं अमेरिका और चीन के बीच में है। मध्य में जब ओलंपिक के मध्य समय में हम लोग हैं तब तक चीन का आगे दिखता है, उसने ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। हालांकि ये नतीजा ही रहेगा ऐसा माना नहीं जाता है, क्योंकि बहुत सारे अभी एथलेटिक्स आज ही शुरू हुए हैं और उसमें अमेरिका की ताकत काफ़ी ज़्यादा है। तो मुमकिन है कि एक बार फिर से अमेरिका ही नंबर 1 रहे। जापान को घर में खेल होने और अपने माहौल में, जहाँ इस समय बहुत गर्मी पड़ रही है, उमस है, उस माहौल का फ़ायदा मिल रहा है और उसके खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अभी तक वो टॉप 3 में बना हुआ है। बाकी देशों के प्रदर्शन पर अभी निगाह है खेल प्रेमियों की, जिसमें रूस है या ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है। देखना है ये लोग कहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन जो चर्चा का मुद्दा है, जो ध्यान देने की बात है, वो माहौल है जिस पे ये खेल हो रहे हैं।
और एक बार ये सवाल बना हुआ है कि आखिर इस माहौल में खेल क्यों हुए, आखिर किसके फ़ायदे के लिए हुए। और जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं, इसमें न खिलाड़ियों का फ़ायदा है, न दर्शकों का फ़ायदा है, न टोक्यो शहर का फ़ायदा है, न जापान का फ़ायदा है, बल्कि फ़ायदा सिर्फ प्रसारक कंपनी का है जो 73% रेवेन्यू इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को देती है। और ये कुल मिलाकर उस रेवेन्यू को बचाने के लिए, उस पैसे को बचाने के लिए इन खेलों का आयोजन हुआ है। ये बात पहले आशंका के तौर पे कही गई थी, अब एक हफ्ते जबकि खेल हो चुके हैं तो उसे पुष्टि के तौर पे कहा जा सकता है। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।